गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? एकदम बढ़िया। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इससे पहले हमने ज्विटर आयन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था बच्चों। तो ज्विटर आयन क्या होते हैं? एक टाइप के एमिनो एसिड्स ही होते हैं। जब एमिनो एसिड्स को हम पानी में डिसोल्व कर देते हैं, उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, तो एक ज्विटर आयन बनता है। तो ज्विटर आयन एक्चुअल में क्या होता है बच्चों? एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हुए भी उस पर दो टाइप के चार्ज होंगे, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है, उसमें नेगेटिव चार्ज भी होता है। ये कब होगा बच्चों? जब एमिनो एसिड्स को हम किस में डिसोल्व कर देते हैं? वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं, तो ज्विटर आयन बनता है। अब ये ज्विटर आयन है ना बच्चों, ये एम्फिटोरिक नेचर का होता है। एम्फिटोरिक नेचर का मतलब ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है, ये बेस से भी रिएक्ट कर सकता है। जब ये एसिड से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है केटायन, और जब ये बेस से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है एनायन। और जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डालते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डालने के बाद जैसे हम इसमें करंट ऑन करते हैं, तो ये जो ज्विटर आयन है ये अपने ऑपोजिट के इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं। तो इतना सारा हमने ज्विटर आयन के अंदर बच्चों पढ़ लिया था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज्विटर आयन से ही रिलेटेड एक पॉइंट है। तो इसके अंदर क्या है बच्चों? तो चलिए हम शुरू कर देते हैं बच्चों। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द पीएच at which the amino acids molecule exist as a Zwitter ion। तो एक ऐसी पीएच की रेंज है बच्चों जहाँ पे जो एमिनो एसिड्स है ना बच्चों, ये एमिनो एसिड्स ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? ये ज्विटर आयन की तरह बिहेव करने लगते हैं। बात समझ में आ रही है? उसी पीएच रेंज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये होती है पीएच की रेंज 6.5 टू 6.3, इन बिटवीन 6.5 सॉरी इन बिटवीन 5.5 टू 6.3। इसके बीच की जो पीएच की रेंज है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको हम? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और ये पॉइंट कौन सा है? इस पॉइंट के ऊपर कोई भी एमिनो एसिड्स किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों? ज्विटर आयन की तरह बिहेव करेगा। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। तो आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री पाठशाला पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका टीचर मुकेश पूर्वा। तो हमारे साथ में बने रहिए ऐसे ही। तो चलिए हम आगे के पॉइंट शुरू करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बच्चों। ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये क्या चीज है बच्चों? अल्फा एमिनो एसिड्स। अल्फा एमिनो एसिड्स तो आप लोगों को पता होगा। अल्फा एमिनो एसिड्स क्या होते हैं मैं बता देता हूँ बच्चों, अगर आप लोगों को अल्फा एमिनो एसिड्स के बारे में पता नहीं है तो। वैसे हमने बता भी दिया था। जैसे ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का एक एमिनो एसिड्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों। सबसे सिंपलेस्ट टाइप का एमिनो एसिड मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये मैंने लगाया COOH, यहाँ मैंने लगा दिया NH2, यहाँ मैंने लगा दिया बच्चों R, और यहाँ मैंने लगा दिया H। यहाँ पे R का मतलब यहाँ R का मतलब है एल्काइल ग्रुप, ये NH2 का मतलब है यहाँ पे एमाइनो ग्रुप, और ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब अल्फा एमिनो एसिड्स कब होगा? जब कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ जो कार्बन है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन, फर्स्ट नंबर कार्बन, उससे क्या जुड़ा हुआ हो? NH2 ग्रुप जुड़ा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा एमिनो एसिड्स। तो जितने भी अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं ना बच्चों, नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स। नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स का मतलब होता है जो प्लांट में और एनिमल्स में नेचुरली मिलते हैं, जो प्लांट्स में मिलते हैं, जो एनिमल्स में मिलते हैं, एनिमल की बॉडी के अंदर मिलते हैं एमिनो एसिड्स, वो अल्फा एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिवनेस के लिए एक चीज की रिक्वायरमेंट है, और वो चीज क्या है बच्चों? वो है कायरल कार्बन। क्या है बच्चों? कायरल कार्बन। अगर कायरल कार्बन है मॉलिक्यूल के अंदर तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और अगर वो कायरल कार्बन उसके अंदर नहीं है तो ऑप्टिकली क्या होगा बच्चों? वो इनएक्टिव होगा। तो कैसे पता चलेगा कि कोई भी कार्बन कायरल कार्बन है या नहीं है? ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिससे चारों जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो अलग अलग है। तो इस कार्बन को आप देखिए ध्यान से, इस कार्बन से एक तरफ जुड़ा हुआ है COOH, एक तरफ जुड़ा हुआ है H, तीसरी साइड में जुड़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप, और चौथी साइड में जुड़ा हुआ है एमाइनो ग्रुप। तो ये जो कार्बन है ना बच्चों, ये कौन सा कार्बन है? कायरल कार्बन है। अब ये कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये क्या कर सकता है बच्चों? ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर या राइट हैंड साइड के अंदर रोटेट करवा सकता है। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। जितने भी अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं ना बच्चों, जो नेचर में हमें मिलते हैं, वो सारे क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। सिर्फ एक ही एमिनो एसिड्स ऐसा है जो अल्फा एमिनो एसिड्स होते हुए भी, और नेचर में भी मिलता है, ये नेचुरली भी मिलता है हमें, और साथ में सबसे सिंपलेस्ट टाइप का अल्फा एमिनो एसिड्स है, लेकिन वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और उसका नाम है बच्चों ग्लाइसिन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
और बहुत बार ये क्वेश्चंस नीट और जी की कंपटीशन क्लासेस के कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे एमिनो एसिड्स का नाम बताओ जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और जो अल्फा एमिनो एसिड्स है। तो ये है बच्चों इसका फॉर्मूला। अल्फा एमिनो एसिड्स का ग्लाइसिन है ये। किस टाइप से इसको बना सकते हैं, ये इस टाइप से है बच्चों। देखो यहाँ पे H है, इधर H है, एक साइड में NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक साइड में लिखा हुआ है COOH। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया कि कोई भी अगर कार्बन अल्फा कार्बन सॉरी अगर कोई भी कार्बन एसिमेट्रिकल कार्बन है किसी भी एमिनो एसिड्स के अंदर, अल्फा एमिनो एसिड्स के अंदर अगर कोई भी एसिमेट्रिकल कार्बन है, तो एसिमेट्रिकल कार्बन अगर हुआ तो वहां पे क्या मिलेगा हमें बच्चों, क्या मिलेगा वहां पे, ऑप्टिकली एक्टिवनेस मिलेगी। तो यहाँ पे हमें ऑप्टिकली एक्टिवनेस नहीं मिल रही है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। रीजन यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे रीजन सिंपल है। यहाँ पे देखो COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरा NH2 ग्रुप जुड़ा, और बाकी की दो जो वैलेंसी है ना बच्चों कार्बन की, किससे सेटिस्फाई है, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है। इसका मतलब चारों ग्रुप अलग अलग नहीं है, चारों ग्रुप अलग अलग होने जरूरी है, तभी वो कार्बन क्या होता है बच्चों, एसिमेट्रिकल कार्बन होता है। और ये एसिमेट्रिकल कार्बन ही है, और एसिमेट्रिकल कार्बन ही है तो ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। आप सभी लोगों को कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता दीजिए कि यस सर कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, कंसेप्ट हमें समझ में आ गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट भी हमें लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको क्या डाउट आ रहा है, ताकि हम उसको रिप्लाई कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बहुत सिंपल पॉइंट, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अल्फा एमिनो एसिड्स का नोमेनक्लेचर किस टाइप से करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था बच्चों डी ग्लूकोज पढ़ा था, हमने एल ग्लूकोज के बारे में पढ़ा था। तो डी और एल हमने बताया था कि अगर OH ग्रुप 5वें नंबर कार्बन पे OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड के अंदर है, जैसे हमने बताया था ग्लिसरैल्डिहाइड स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग, अगर किसी भी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स दे रखी होती है, अगर OH उसमें राइट हैंड साइड में होता है तो उसको हम बोलते हैं डी ग्लूकोज। उसी टाइप से अल्फा एमिनो एसिड्स का भी नोमेनक्लेचर किया गया है। कौन से बेसिस पे बच्चों, NH2 की पोजीशन पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द पोजीशन ऑफ NH2। अगर NH2 लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम क्या लिखेंगे, और अगर NH2 ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो उसको क्या लिखेंगे। तो इसका जो नोमेनक्लेचर है ना वो बच्चों डी और एल एमिनो एसिड्स किया गया। तो डी और एल एमिनो एसिड्स हम किस टाइप से लिखते हैं, तो सबसे दो स्टेप है, दो स्टेप में हम इसको डी और एल्फा डी एंड एल एमिनो एसिड्स आराम से लिखना सीख जाएंगे। तो कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ बच्चों। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ये एमिनो एसिड्स दे रखा है, ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का एमिनो एसिड है। यहाँ मैंने लगा दिया R, यहाँ लगाया मैंने H, और यहाँ मैंने लगा दिया NH2, ये लिख दिया। ठीक है, ये एमिनो एसिड्स है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एमिनो एसिड्स को वर्टिकली डायरेक्शन के अंदर अरेंज कर दो। इसको वर्टिकली डायरेक्शन के अंदर अगर मैं इसको अरेंज करता हूं तो मैं इसको इस टाइप से लिख पाता हूं। देखो COOH सबसे टॉप में रखना है, ये कार्बन, ये NH2, यहाँ पे मैंने लगा दिया R और यहाँ मैंने लगा दिया H, तो मतलब COOH सबसे ऊपर आ गया। अब देखो अगर NH2 राइट हैंड साइड के अंदर है, अगर NH2 कहाँ पे आ रहा है बच्चों, राइट हैंड साइड के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, डी एमिनो एसिड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये डी एमिनो एसिड्स। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी पर्टिकुलर एमिनो एसिड्स की कॉन्फ़िगरेशन में ये C है और यहाँ पे H है, यहाँ पे नीचे R है, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर NH2 है। अगर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर NH2 आता है, लेफ्ट साइड में NH2 आता है, तो उसको हम बोलेंगे L एमिनो एसिड। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। L और D एमिनो एसिड्स कैसे बनेंगे, अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट का मतलब L होता है, ये आपको पता है, लेफ्ट का मतलब L। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में NH2 ग्रुप है तो सीधा हम क्या बोलेंगे इसको, L एमिनो एसिड्स, और अगर राइट हैंड साइड के अंदर NH2 है तो उसको बोलेंगे डी एमिनो एसिड्स। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। सभी बच्चों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ में नहीं आया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में आप लिख के बता दो मुझे कि ये सर हमें समझ में आया या नहीं समझ में आया, वापस रिपीट करना तो वो भी मुझे बताओ, ताकि मैं पॉइंट को वापस क्लियर करवा सकूँ आप सभी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स किस टाइप से होती है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स को हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस,
सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स क्या होती है, किस टाइप से प्रोटीन बने हुए होते हैं। तो बच्चों प्रोटीन क्या है बच्चों, एक बायोमोलिक्यूल है, पहले हमने बता दिया था, प्रोटीन इज ए बायोमोलिक्यूल। और प्रोटीन क्या है बच्चों, पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब होता है एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ हो, उसको हम बोलते हैं बच्चों पॉलीमर। और जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं ना, उसको उनको बोलते हैं बच्चों मोनोमर्स। क्या कहते हैं उनको हम, मोनोमर्स। छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं जिससे एक बड़ी यूनिट मिलकर बनती है, उसको हम बोलते हैं बच्चों मोनोमर्स। तो एन नंबर ऑफ मोनोमर्स, एन नंबर ऑफ मोनोमर्स मतलब बहुत छोटी छोटी यूनिट आपस में मिल जाएगी और क्या बना देगा, एक पॉलीमर बना देगा। तो उसको हम बोलते हैं बच्चों पॉलीमर्स। और यहाँ पे हमारे जो पॉलीमर्स हम पढ़ने जा रहे हैं, ये प्रोटीन का पॉलीमर पढ़ने जा रहे हैं। तो जो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है बच्चों, वो अल्फा एमिनो एसिड्स के आपस में मिलने से बनता है। मतलब एन नंबर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे, एन नंबर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स, एन नंबर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ जाएंगे ना बच्चों, तो क्या बन जाएगा, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनेगा, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनेगा। और प्रोटीन के मॉलिक्यूल बनने के लिए एमिनो एसिड्स को आपस में जोड़ना भी पड़ेगा। तो ये जुड़ते कैसे हैं, एक बॉन्ड से जुड़ते हैं। और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं बच्चों, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं उसको हम, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो किस टाइप से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और एमिनो एसिड्स का मॉलिक्यूल बनता है, तो चलिए हम देख लेते हैं किस टाइप से पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो ध्यान से देखेंगे आप बच्चे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एमिनो एसिड्स। तो सबसे सिंपलेस्ट मैं एमिनो एसिड्स यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, ग्लाइसिन। तो आप सभी लोगों को पता होगा ग्लाइसिन के बारे में। यहाँ मैंने लिखा COH, यहाँ मैंने लिख दिया बच्चों, यहाँ मैंने लिखा है H, यहाँ मैंने लिख दिया H, और यहाँ मैंने लिखा है NH एंड H। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का एमिनो एसिड्स है, उसका नाम है ग्लाइसिन। ठीक है बच्चों। एक और दूसरा मैं एमिनो एसिड्स ले रहा हूँ बच्चों, अब मैं ले रहा हूँ एलिनिन। जो इससे नेक्स्ट जो एमिनो एसिड्स आता है, सेकंड नंबर का जो एमिनो एसिड्स है वो एलिनिन है। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का ग्लाइसिन है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, जिस जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। चारों ग्रुप अलग अलग नहीं है, चारों ग्रुप में से दो ग्रुप सेम आ गए, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक ही अल्फा एमिनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो है ग्लाइसिन। दूसरा मैं ले रहा हूँ एलिनिन। तो यहाँ पे मैं एलिनिन की स्ट्रक्चर्स भी बना देता हूँ बच्चों। ये मैंने लिखा एमिनो एसिड्स, जो एलिनिन एमिनो एसिड्स है ना, वो मैं अलग कलर से थोड़ा सा बना देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी रहे। ये मैंने लिखा H, ये है NH, मतलब ये मैंने NH2 लिखा है। ये मैंने क्या लिखा बच्चों, NH2, ताकि थोड़ा सा चेंज लगे देखने में, देखने में थोड़ा सा चेंजेस लगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग कलर से बनाया है। तो ये है बच्चों एलिनिन, एलेनिन। ठीक है, ये ग्लाइसिन, ये एलेनिन, ये अल्फा एमिनो एसिड्स है, ये भी अल्फा एमिनो एसिड्स है। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है ना, जो मैं बता रहा था कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता है जब दो एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं ना बच्चों, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, ये देखो, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जाएगा, एमिनो एसिड्स के अंदर जो NH2 है वहां से हाइड्रोजन जाएगा, और क्या रिमूव जाएगा बच्चों, वाटर का मॉलिक्यूल एक रिमूव हो जाएगा। जब वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो मेरे पास में जो नया कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा बच्चों। ये हो गया देखो NH, ये आगे से जुड़ा हुआ आ रहा है, ये CH, यहाँ पे H, ये मैंने लिखा CO। अब बीच में ये जो देखो बच्चों, ये दो यहाँ OH यहाँ से गया, एक H यहाँ से गया, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब यहाँ पे एक बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड। इस बॉन्ड को मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं हम इसको, पेप्टाइड बॉन्ड। ये दूसरे वाला एमिनो एसिड्स का ग्रुप। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों। समझ में आ रहा हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ये जो बॉन्ड है ना बच्चों, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। बॉन्ड समझ में आ गया बच्चों। बॉन्ड कैसे बना, देखो यहाँ पे H था,
ये H कहाँ गया बच्चों, ये आगे, इससे आगे एक और मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, इसके आगे एक और मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, इसके आगे एक और मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। अगर इसके आगे एक और मॉलिक्यूल जुड़ेगा ना तो बच्चों ये OH भी चला जाएगा। दूसरे मॉलिक्यूल जो है ना, इससे आगे एक और जो जुड़ा हुआ होगा ना एमिनो एसिड्स, उसके हाइड्रोजन से ये क्या करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा, तो ये भी बाहर निकल जाएगा। ये भी चलता आ रहा है। तो मैं अगर मान लेता हूँ यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसको मैं NH से लिख देता हूँ, तो इसको COH से मैं लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास ये जो बॉन्ड बना ना बच्चों, ये बॉन्ड जो CO और NH के बीच में है, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो एक्चुअल में ये क्या होता है, एमाइड बॉन्ड होता है। एमाइड की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, CONH2 देखा होगा आपने, ये एमाइड है। तो एमाइड के अंदर CONH2 ग्रुप होता है बच्चों, CONH के बीच में एक बॉन्ड बनता है। यहाँ पर भी देखो CO और NH के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, तो इस बॉन्ड, ये क्या है, एमाइड बॉन्ड है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों, कंसेप्ट क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये है पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड से खूब सारे एमिनो एसिड्स क्या हो जाएंगे बच्चों, आपस में जुड़ते जाएंगे। ये हो गया मोनोपेप्टाइड बॉन्ड। अब हम पढ़ेंगे बच्चों डाइपेप्टाइड। ये हमने पढ़ लिया बच्चों एलिनिन और ग्लाइसिन, ये पेप्टाइड बॉन्ड हमने पढ़ लिया। और ये जो कंपाउंड बना है ग्लाइसिल एडिनिन, इस कंपाउंड का नाम है। तो शॉर्ट में हम लिखेंगे GLYAL। द रिएक्शंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल of a similar or different amino acids proceed through the combination of the amino acids of the one molecule। ये अभी मैंने सारा आपको बता ही दिया कि जब दो एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं ना, तो दो एमिनो एसिड्स आपस में कैसे जुड़ेंगे, टर्मिनल से जुड़ेंगे। एक एमिनो एसिड्स में जो COOH है ना, उसमें से OH निकल जाएगा। दूसरा एमिनो एसिड से उसमें NH2 में से H बाहर निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल एक बाहर निकलेगा, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, और इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। ये बॉन्ड बन गया बच्चों CONH, ये बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड, जो अभी हमने देखा था। CO और NH के बीच में जो बॉन्ड बना है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो यही अभी तक हमने पढ़ा है। अब देखो, अगर दो एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं ना, तो दो अमीनो आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा मोनोपेप्टाइड बॉन्ड। अगर तीन एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उसके बीच में बनेगा डाइपेप्टाइड बॉन्ड। अगर चार एमिनो एसिड्स जुड़ते हैं आपस में तो उनके बीच में बनेगा ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड। अगर चार एमिनो एसिड्स जुड़ेंगे ना आपस में, तो उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे बच्चों ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड। रीजन क्या है इसका, मैं रीजन बता देता हूँ बहुत ही सिंपल वे में। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि दो एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं ना, दो एमिनो एसिड, देखो एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना है, तो ये है मोनोपेप्टाइड बॉन्ड। अब इसके आगे एक और मैं मॉलिक्यूल जोड़ देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक और मैं मॉलिक्यूल लिख देता हूँ। ये मैंने एक और एलिनिन का मॉलिक्यूल इसके आगे ही जोड़ा है। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, वाटर का एक मॉलिक्यूल फिर बाहर निकल जाएगा। जब वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा तो CO और NH के बीच में एक और बॉन्ड बन जाएगा। एक यहाँ पे ये बॉन्ड बन ही गया, एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया, एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। देखो ये इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन जाएगा, तो एक ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, एक ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, तो दो पेप्टाइड बॉन्ड बने। तो इसको हम बोलेंगे बच्चों डाइपेप्टाइड। क्या बोलेंगे इसको हम, डाइपेप्टाइड स्ट्रक्चर। तो डाइपेप्टाइड स्ट्रक्चर कब बनेगी, डाइपेप्टाइड डाइपेप्टाइड स्ट्रक्चर्स कब बनेगी बच्चों, जब कम से कम तीन एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, तब क्या बनती है, डाइपेप्टाइड। अगर चार एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ जाएंगे ना बच्चों, चार एमिनो एसिड्स, तो इसके बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, चार एमिनो एसिड्स के बीच में सिर्फ तीन ही बॉन्ड बनेंगे, तो उसको बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड। अगर पांच एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, पांच एमिनो एसिड्स जुड़ेंगे तो उसके बीच में चार बॉन्ड बनेंगे, तो उसको बोलेंगे टेट्रापेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे, टेट्रापेप्टाइड। इसी टाइप से पेंटा हेक्सा इस टाइप से चलता जाएगा। तो कंसेप्ट आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों। क्लियर हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, प्रोटीन के फॉर्मेशन में किस टाइप से एमिनो एसिड्स जुड़ते हैं। तो ये अभी हमने देख लिया। व्हेन द नंबर ऑफ सच एमिनो एसिड्स आर मोर देन 10 देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। तो उसको पॉलीपेप्टाइड कब बोलेंगे, जब कम से कम 11 एमिनो एसिड्स आपस में जुड़े हो, 11 या 11 से ज्यादा। जब 11 एमिनो एसिड्स जुड़ेंगे तो उसमें, जब 11 एमिनो एसिड्स जुड़ते हैं ना बच्चों, तो उसके अंदर सिर्फ 10 ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। और ये पेप्टाइड बॉन्ड कब कितने बनने चाहिए, मतलब 10 या 10 से ज्यादा अगर पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं किसी भी
मॉलिक्यूल के अंदर, मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलते हैं उसको हम? पॉलीपेप्टाइड। ये लिखा हुआ है, जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें कम से कम 100 एमिनो एसिड्स जुड़े हुए होते हैं। अगर 100 एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ गए तो आप बताओ मेरे को चैट बॉक्स में लिख के कि उसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड आर पॉसिबल इफ 100 एमिनो एसिड्स आर जॉइंट टुगेदर? कितने एमिनो एसिड्स बनेंगे, कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे अगर 100 एमिनो एसिड्स जुड़े हुए हैं तो? हाँ ठीक है, 99 करेक्ट है। 99 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे अगर 100 एमिनो एसिड जुड़े हैं, तो 99 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। तो अगर 100 या 100 से ज्यादा एमिनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे बच्चों? मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन मॉलिक्यूल बोलेंगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल बोलेंगे। सूरज ने बताया सिर्फ 10 ही, 10 थोड़ी होगा बच्चा। अगर 11 एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे तो 10 बॉन्ड बनेंगे। तो 100 एमिनो एसिड्स आपस में जुड़े हैं तो कम से कम 99 बनेंगे ना। सिर्फ एक एक माइनस करना है। जितने एमिनो एसिड्स है ना बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड फाइंड करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इक्वल टू, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स माइनस 1, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एमिनो, टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फाइंड करने का तरीका। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। यस। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को क्लासीफाई किस टाइप से किया हुआ? बहुत ही सिंपल वे में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे साथ में बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, केमिस्ट्री पाठशाला को। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन को हम किस टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में तो बहुत ही ज्यादा लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक की जब आप लैंग्वेज देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए हमारे नोट्स देखिए, हमारे नोट्स को लिखिए, समझिए पॉइंट को। कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो मैं आपके लिए मौजूद हूँ हर समय। चैट बॉक्स में लिख के दीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट में कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो जरूर से हमें बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन को किस वे में हम क्लासीफाई कर सकते हैं? अभी तो हमने पढ़ लिया बच्चों स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। अभी जो हम पढ़ के आए थे ना, वो हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर प्रोटीन का, मतलब प्रोटीन के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं वो किस टाइप से बनते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, बहुत ही सिंपल वे में, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो प्रोटीन को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। मतलब उसमें मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किस टाइप की है, प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल बनता है ना बच्चों, उसमें उसके मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किस टाइप से है, उसके बेसिस पर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। या फिर प्रोटीन का जो केमिकली फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे हम प्रोटीन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स प्रोटीन्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। and on the basis of chemical composition proteins are classified into simple protein and conjugated protein। तो ये क्लासिफाई करने का तरीका। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे फाइब्रस प्रोटीन। तो नाम क्या लिखा हुआ बच्चों? फाइब्रस। तो प्रोटीन के अंदर जो भी मॉलिक्यूल होंगे तो उनकी स्ट्रक्चर्स किस टाइप से होगी? फाइब्रस लाइक की स्ट्रक्चर्स होगी। बहुत सारे फाइब्रस फाइबर लाइक की स्ट्रक्चर होगी और बहुत सारे फाइबर्स आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे? एक प्रोटीन का मैक्रो मॉलिक्यूल बना लेंगे। सो दीज प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ लीनियर थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स व्हिच टेंड्स टू लाई साइड बाय साइड। तो इस टाइप के देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है प्रोटीन के मॉलिक्यूल में, मतलब खूब सारे एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। और ये सारे इस टाइप से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे पास पास में रहती है, साइड बाय साइड रहती है और प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। तो इस टाइप के प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। और ये फाइब्रस प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर भी मिलता है। हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ मिलता है बच्चों? हमारी बॉडी के अंदर स्किन के अंदर मिलता है, हेयर्स के अंदर मिलता है, नेल्स में मिलता है, और एनिमल के अंदर वूल के अंदर जो ये प्रोटीन होता है वो फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। फाइब्रस प्रोटीन आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? फाइबर जैसी होती है। ये स्ट्रक्चर्स बनी हुई है, ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर इस टाइप से बनी हुई होती है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चों ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो ग्लोब्यूलर का मतलब है यहाँ पे स्पाइरल शेप, इस टाइप से।
जब पेप्टाइड चेन है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन, पता होगा आपको पॉलीपेप्टाइड चेन कब बनती है, जब वो ए नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, एन नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हम बोलेंगे एन नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। जब आपस में एन नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होंगे अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो क्या बनेगा, उसको हम बोलेंगे, उस चेन को बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन in these proteins is fold itself in a such a way to give the entire protein molecule an almost spiral shape। स्पाइरल शेप के अंदर ही आ जाएंगे इस टाइप से। देखो ये जो प्रोटीन की जो मॉलिक्यूल है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो स्पायर के फॉर्म में हो गई, मतलब स्पाइरल हो गई, ऐसे स्प्रिंग जैसे हो गई। इस टाइप के प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहाँ कहाँ में मिलता है, हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं ना, हॉर्मोन्स, हार्मोन्स में एक हार्मोन का नाम सुना हुआ होगा आपने बच्चों, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का नाम सुना होगा। और थायरोक्सिन का भी नाम सुना होगा। थायरोग्लोबुलिन होता है, एंटीबॉडी जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, एंजाइम्स जो होते हैं, ये सारे किसके एग्जांपल है, ये सारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन के एग्जांपल है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन द टाइप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले सिंपल प्रोटीन और दूसरे होते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो सिंपल प्रोटीन का मतलब होता है ऐसे प्रोटीन जो सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। सिंपल प्रोटीन का मतलब क्या होते हैं, ऐसे एमिनो एसिड्स जो सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड्स के फॉर्म मिलने से बनते हैं, सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड्स ही होते हैं उनमें, और कुछ नहीं होता। अगर इस टाइप के प्रोटीन का हम क्या करें, हाइड्रोलाइसिस करें, तो हमें क्या मिलेगा, जिससे ये बने हुए ना वो वापस मिल जाएगा, हमें अल्फा एमिनो एसिड्स मिलते हैं। मतलब दीज प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, अगर इन प्रोटीन्स का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब इस प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल को हम ब्रेक करते हैं, तो हमारे पास में क्या मिलेगा, सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड्स ही मिलेगा। तो सबसे सिंपल एग्जांपल जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो है एल्बुमिन प्रेजेंट इन व्हाइट पार्ट ऑफ द एग। एग के अंदर जो व्हाइट पार्ट होता है ना बच्चों, वो होता है एग एल्बुमिन। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एग एल्बुमिन। जो बायो के कैंडिडेट है वो, उनको वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उनको उन्होंने समझा भी होगा, उन्होंने पढ़ा भी होगा, बायो के अंदर ये आता है, बायो का पोर्शन है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। एग का जो व्हाइट पोर्शन होता है ना, जो लिक्विड पोर्शन है, व्हाइट ट्रांसपेरेंट जैसा, वो है एग एल्बुमिन। और उसमें जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, जो सिंपल प्रोटीन है वो, और वो अल्फा एमिनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना। अगर उसका हम हाइड्रोलाइसिस करें तो हमें अल्फा एमिनो एसिड्स मिलेगा। इसी टाइप से व्हीट के अंदर जो ग्लूटेनिन है, ये प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन का एग्जांपल है। इसी टाइप से हमारे हेयर्स के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका नाम है केराटिन, ये सिंपल प्रोटीन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं बच्चों, हाइड्रोलाइसिस से हमें नॉन प्रोटीन पोर्शन में मिलता है। नॉन प्रोटीन पोर्शन में मिलेगा, मतलब उसमें प्रोटीन का कोई भी लेना देना नहीं है, वो प्रोटीन है ही नहीं, और साथ में अल्फा एमिनो एसिड्स भी मिलेगा। मतलब ऐसा प्रोटीन, एक अगर कोई भी प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, अगर प्रोटीन का मॉलिक्यूल का मैं क्या करता हूँ बच्चों, हाइड्रोलाइसिस करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाता हूँ। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है प्रोटीन को मॉलिक्यूल को ब्रेक करना इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की वजह से जब इसको ब्रेक करवाते हैं, तो अगर मेरे पास में अल्फा एमिनो एसिड्स तो मिलते ही मिलते हैं। अगर सिर्फ प्योर अल्फा एमिनो एसिड मिले मेरे को, तो उसको मैं बोलूंगा सिंपल प्रोटीन। अगर मेरे पास में प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करवाने से अल्फा एमिनो एसिड के साथ साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिल जाता है, जो प्रोटीन नहीं है, नॉन प्रोटीन, साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिलता है एमिनो एसिड्स के साथ में, तो उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं बच्चों प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो उस टाइप के प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट प्रोटीन। सो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। आप सभी बच्चों को पॉइंट समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। किस टाइप की प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स होती है। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स को बेसिकली बच्चों चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स को चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। अभी तक जो हमने पढ़ा है ना बच्चों, ये टाइप ऑफ प्रोटीन पढ़ा है, ये प्रोटीन के हमने टाइप पढ़े हैं बच्चों, ये ध्यान से देखो, ये हमने पढ़ रहे हैं बच्चों, देखो ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, किस बेसिस पे हमने प्रोटीन को क्लासिफाई किया। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ये हमारा जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमारा चल रहा है बच्चों स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। पहले तो हमने पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन पे हमने दो कैटेगरी में उसको हमने डिवाइड किया था,
फिर हम पढ़ रहे हैं बच्चों अभी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। तो स्ट्रक्चर्स किस टाइप से होती है प्रोटीन की, किस टाइप से वो बने हुए होते हैं उनके मॉलिक्यूल, तो उसके बेसिस पे इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। तो इसको हम बच्चों डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो डिटेल में हम इस पॉइंट को कल पढ़ेंगे बच्चों। तो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर बच्चों। आप सभी बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो हमारा लेक्चर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ में ऐसे बने रहिए। और और चैनल लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद, गुड बाय।